कला कभी खत्म नहीं होती। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। इसकी कोई उम्र नहीं होती और आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की छात्र खुशी सना और आप सुन रहे हैं प्लगिंग अ पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में बिहार की सीमा। यूँ तो लोगों का शौक अलग अलग होता है। किसी को डांस करना पसंद होता है तो किसी को पेंटिंग्स का काफ़ी शौक होता है। और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं पटना की मीनाक्षी झा बैनर्जी से, जो लगभग 22 साल से पेंटिंग कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं, जो एक कलाकार होने के साथ साथ समाज सेविका भी हैं, जिनको न केवल स्टेट अवार्ड बल्कि और भी कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनकी पेंटिंग विदेश तक जा चुकी है और बिहार के कई लोकेशन पर इनकी पेंटिंग लगी हुई है। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप कैसे इस फील्ड में आई। फील्ड में आने की बात यह है कि बचपन में जैसे हर बच्चे काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग के प्रति बहुत आकर्षण होता है बच्चों का, वही आकर्षण था। और बचपन में जैसे घर में होता है सारे लोग, तो मेरे बड़े भाई वो बहुत अच्छा पेंटिंग करते थे और हमें बहुत गाइड करते थे, तो उस तरीके से शुरुआत हुई। उसके बाद मुझे लगता है कि 8th-9th आते आते मेरे दिमाग में ये सेट कर गया था कि मुझे बनना तो आर्टिस्ट ही है। जहाँ तक मैं आपको जान पाई हूँ, आपकी पेंटिंग सरकारी दफ्तर तक लगी हुई है। मतलब ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं होगा बिहार में जहाँ पे आपकी पेंटिंग लगी नहीं है। तो कैसा फील होता है जब आपकी खुद की पेंटिंग आप खुद से देखती हैं? अच्छा लगता है। और ये जब शुरुआत हुआ था, मुझे लगता है ये 98 में था कि पटना रेलवे जंक्शन पे बहुत 28 पेंटिंग लगी थी, तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद रेलवे जंक्शन से एयरपोर्ट और सारे सरकारी दफ्तर में है, तो अच्छा तो लगता ही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज से कुछ साल पहले आपने खुद के कार पे अपने पेंटिंग की थी, तो ये आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ सोचा भी होगा। हाँ, ये बहुत यूनिक आइडिया था। और इसके पीछे की भी बात ये है कि मेरे मन में हमेशा एक चीज़ बहुत विचलित करता था कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, उसमें एक स्टेट बिहार भी है, कि जहाँ पे कला को लेकर बहुत जागरूकता नहीं है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा काम इस बीच में किया है, बहुत जगहों पे दिखा है, हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा वो कार्यक्रम। दीवालों पे बहुत सारी पेंटिंग्स हुई हैं, तो चूंकि उसका जो ड्यूरेशन था वो बहुत लंबा नहीं रहा, तो बहुत सारे काम बहुत ख़राब भी हुए हैं। लेकिन खैर, ये तो बाद की बात है। लेकिन मेरी उत्सुकता ऐसे जगी क्योंकि उन दिनों कुछ घर का सिचुएशन कुछ ऐसा था कि कैनवस लेकर पेंटिंग करना बहुत मुश्किल था। तो ये आइडिया मेरे हस्बैंड ने दिया, और वो मेरे बहुत क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड एक शिक्षक के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे मेंटोर हैं वो। तो उनको एक आइडिया आया कि आप अपने कार को तो पेंट कर ही सकते हैं इस समय में। और वो बहुत अच्छा दौर था, क्योंकि एक जुनून सा था मेरे में, और 2-3 महीने लगे शायद कार को पेंट करने में। और ये अच्छी बात ये रही कि उस कार का नाम हमने बहुड़िया दिया था, और वो बिहार में काफ़ी प्रचलित रही। उसे उसके खूबसूरती की वजह से नवाजा भी गया था। वैसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मधुबनी और मिथिला दोनों अलग अलग हैं, पर जो बिहार के उनको पता है कि दोनों अलग हैं नहीं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बीइंग बिहारी ये चीज़ बहुत सुनने को मिलता है दूसरे जगह नहीं। ये बिल्कुल चूँकि क्षेत्रीय इससे जोड़ दिया गया है इसको, इसीलिए मिथिला चूँकि इसलिए कहा गया था मिथिला पेंटिंग, क्योंकि वो मिथिला का वो पूरा क्षेत्र है। मतलब उसमें ब्राह्मण या किसी जाति स्पेसिफिक नहीं है, वो पूरा एक क्षेत्र है। और मधुबनी पेंटिंग, चूँकि मधुबनी एक ऐसा एक सेंटर बना, एपिक सेंटर काइंड ऑफ बना, जहाँ से कि लोग वहाँ पे उसका रिकग्निशन जोड़ने लगे। क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो एक भाषा के क्षेत्रीयता को लेकर आप परिचित नहीं होते हैं, तो इसलिए उस जगह का नाम दे दिया गया, उस जिला का नाम दे दिया गया। आपका स्टार्टिंग से रहा था कि मतलब मिथिला तो है ही, कहीं ना कहीं आप पेंटिंग कर रही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ यूनिक आइडिया आपको लेके चलना था, जो कि आप अपने पेंटिंग में दिखाती भी हैं कि मिथिला है पर उसके साथ साथ कुछ अलग भी दिख रहा है। उसके बारे में बताइए। मेरी आबो हवा कुछ और थी। हम शहर में पल रहे थे, मुझे नहीं दिखता था उतना पेड़ पौधा, मुझे नहीं दिखता था उतना रिचुअल चीज़ हम नहीं देख पाते थे, या हम महाभारत या रामायण से बहुत कनेक्ट नहीं कर पाते थे उस वक्त। सो मेरे काम में मॉडर्न चीज़ें आने लगी,
और वो बहुत स्वतः था, मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, क्योंकि आप उस उम्र में क्या ही प्लान कर सकते हैं, तो प्लान नहीं था कुछ भी। लेकिन मुझसे जो भी बनने लगा ना वो कुछ और था, नॉट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। सो वैसे करते करते स्वतः एक समय आया जबकि मुझे लगा कि ये जो मेरा ग्रामर है वो ग्रामर कुछ मेरा अपना बना है, भाई मेरी भाषा कुछ और बन रही है, और वो स्वतः बनता गया। और उसके बाद आप देखिए 2000 में मेरी शादी हुई, तो 2000 के बाद उसमें बंगाल का भी फ्लेवर आया। सो बीइंग बंगाली बहू, मतलब वो जो एक फ्लेवर आता है वो वहाँ का भी आया, क्योंकि अट्रैक्शन तो मतलब बंगाल के आर्ट में भी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप वहाँ की भी चीज़ें ली। तो उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं ना, मिट्टी गीली मिट्टी थी, धीरे धीरे सशक्त होती गई। तो सशक्त होके जो फॉर्म आया है वो ये है, जो कि कंटेम्प्रेरी है, और जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी होते हैं। आपने बंगाल की बात की, तो यही रीज़न तो नहीं है कि आपके मोस्ट ऑफ द पेंटिंग में वुमेन्स देखने को मिलती है, औरतें ज़्यादा देखने को मिलती है? नहीं, वो तो कारण नहीं था, क्योंकि बंगाल में सशक्त औरतें बहुत ज़्यादा हैं, वो ठीक है। लेकिन कारण इसका मुझे ये लगता है खुशी, क्योंकि जिस समाज से हम बड़े हो रहे थे ना, उस समाज की कुरीतियाँ हमारे साथ बढ़ रही थी। और बढ़ते उम्र में आप ज़्यादा, जब आप धीरे धीरे आप बच्चे से जब औरत बनने लगते हैं ना, तो बहुत सारी अच्छी या बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी दिखती हैं आपको। तो बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, एक आर्टिस्ट तभी बनता है जब वो सेंसिटिव होता है, किसी भी फील्ड में आप ले लें। तो बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़र में आती है जिसको कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो फिर आप बनाने लगते हैं। जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे थे उस वक्त दहेज के बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे केसेस आप हर समय सुन रहे हैं, वहाँ ऐसे जला दिया, वहाँ ऐसे मार दिया, तो आप कैसे बचेंगे उससे? तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे हाँ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो जो आपके छाप आती है तो वो तो है। और बंगाल, अगर आप कह रहे हो, तो जो दुर्गा का चेहरा है वो तो बहुत अट्रैक्शन है उसमें। तो मुझे दिखता है कि औरतें, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनमें एक शक्ति एक है अंदर से, और वो चाहे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। तो बहुत सारी लड़कियां कमज़ोर हैं जो बहुत आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो एक मेरे लिए एक मैसेज रहता है मेरे तरफ से कि आप में है, दुर्गा है, आप आगे बढ़ें अच्छे से। वैसे आप जब भी कोई पेंटिंग बनती है तो उसकी सीरीज़ होती है, और एक सीरीज़ है आपकी हिजरा पे। उस पर आप मतलब कैसे वो आइडिया आया आपके माइंड में? मेरे माइंड में आइडिया ऐसे आया कि मेरी बेटी के जन्म के टाइम में, मतलब डॉक्टर की गलती से मेरा एक नस कट गया था, जिसकी वजह से ओवर ब्लडिंग हुआ और मेरे बचने की चांस बहुत ज़्यादा कम थी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, आगे पीछे होते होते मुझे लगता है कि 15-20 दिन लगा कि मतलब बहुत लोगों का ब्लड चढ़ा। उसके बाद भी घर आने के बाद भी बहुत स्थिति ख़राब रही। तो आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ समाज में है कि खुशी और दुख के टाइम में ये लोग आते हैं, तो आते थे जब पैसे मांगने, तो उस वक्त मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि अभी तो बहू की तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक हो जाए तो देंगे। तो वहाँ हमारे क्षेत्र में एक बहुत फेमस हिजरा थी, काली हिजरा। तो काली हिजरा हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि हुआ क्या है आप बताइए। और उन्होंने कहा, सुनने के बाद कहा कि आज अमावस की रात है और हम काली के सामने बैठेंगे, बहू के हेल्थ के लिए कामना करेंगे। और मेरा वो बिलीव है कि नेक्स्ट डे से मेरी तबीयत ठीक होने लगी। और वो होते होते मुझे लगता है 3-4 दिनों में जब रिकवर किया, तो फिर वो लोग आए और उनको हम लोगों ने बहुत सम्मान से बहुत कुछ दिया, अपने हिसाब से बहुत कुछ दिया। और उसके बाद मेरे अंदर वो बात आई कि नहीं, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमने उनको कैसे देखा था? हमने उनको देखा था कि हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, कि वो लोग आ रहे हैं तो बच्चे अंदर जाए, औरतें अंदर जाए, मतलब इस तरीके से हमने देखा था। फिर उनके जब सॉफ्ट, मतलब क्या कहते हैं, अंदर की भावनाओं को देखा और उनसे बात की, लगातार बहुत लंबी बातचीत रही, उन सब चीज़ों को देखा, तो मुझे लगा कि अरे यार, इनकी तो अलग ही दुनिया है और बहुत भावुक दुनिया है। तो फिर मुझे लगा कि उसके पे काम करना चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा, एक सोलो शो भी किया था उनके काम पे पटना में, तो वो लोग आए थे, उन्हें अच्छा लगा था। वैसे तो सुनने में आता है कि मिथिला या फिर मधुबनी ऐसी एक आर्ट है जिसमें नेचुरल कलर यूज़ होते हैं, क्या ये अभी भी है? देखिए, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट बहुत अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में। मुझे लगता है कि अभी जितना मुझे दिखता है कि अभी बहुत नेचुरल कलर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसकी ड्यूरेबिलिटी की भी वजह है, और एक्रेलिक बहुत आसानी से मिल जाता है आपको। और जो इफ़ेक्ट आप देना चाहते हैं, अगर आप इंडिजिनस इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा वेजिटेबल कलर का अगर इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट विथ एक्रेलिक कलर एज वेल। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी बहुत सारी पेंटिंग विदेश तक जा चुकी है, तो इसके पीछे की कुछ स्टोरी बताइए। स्टोरी क्या, मतलब जैसे ऑनलाइन पे बहुत सारा काम निकलता है आदमी का,
तो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं हमारे, मतलब बहुत सारे हैं जिस पे कि आपका काम अपलोडेड रहता है और आप घर बैठे रहते हैं, आपके पास पेंटिंग पड़ी रहती है। फिर वहाँ से जब किसी ने सेलेक्ट किया तो फिर गूगल मतलब उस थ्रू आपके पास आता है, फिर आप भेजते हैं पेंटिंग। और ये एक दौर था, मुझे लगता है 2007 से लेके 2016-17 तक बहुत सारे काम मेरे के, और कई एक ऐसे भी देश थे जो जिसका नाम हम लोगों ने नहीं सुना हुआ था, जहाँ हमें पेंटिंग भेजनी थी। तो ये बहुत आश्चर्यजनक और सुखद रहा कि आप ऑस्ट्रिया के किसी जगह पे आप भेज रहे हैं पेंटिंग जहाँ जहाँ का आप नाम नहीं जानते थे, और उन सारी जगहों पे पेंटिंग गई है, तो बहुत खुशी होती है। अगर मैं बात करूँ तो लोग के सामने अगर मधुबनी या मिथिला बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा जो दीवार पे बनती है, मतलब लोग को अभी भी यही पता है कि जो दीवार पे बनती थी, पर कहीं ना कहीं वो जर्नी बहुत आगे तक आ चुकी है, पेपर तक आ चुकी है, सिल्क के कपड़ों पे बनती हैं। बहुत आगे आ चुकी है। ये हम बात बता रहे हैं 2002 की बात बता रहे हैं। 2002 से लेके 2005 तक हमने काम किया था। रोहित बाल डिज़ाइनर हैं, सब जानते हैं। रोहित बाल का लैक्मे इंडिया फैशन वीक 2003 के लिए उनका 42 आउटफिट्स बना था मेरे यहाँ, मेरे हाथ से। आप समझ सकते हैं कि उस समय में जब फैशन वीक में और इस समय ये काम आता था। फिर मेट्रो शूज़ के लिए काम किया, कैनवस शू था, उस पे मधुबनी था, बहुत ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म था। तो ऐसा नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ही आगे बढ़ चुका है, और कई सारे मीडियम में आ चुके हैं। पेपर मैशी पे होता है, मटेरियल पे होता है, अलग अलग चीज़ों पे होता है। तो अभी तो बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है, अब तो बियॉन्ड रीच है। मतलब आप देखें जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उस पर भी आपको मिल जाएंगे, तो अब तो काफ़ी आगे है। वैसे मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा पेंटिंग तो करती ही हैं, एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, उसके साथ साथ आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। अगर मैं गलत नहीं तो कहानी घर करके आपका एक ट्रस्ट है, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को। हाँ, कहानी घर ट्रस्ट है, पिछले मुझे लगता है 10-12 साल से काम कर रही है। और उसके पीछे की बात यही है कि कहानियों से बच्चे बहुत मतलब अलग थलग हो गए हैं। बहुत बिजी सोसाइटी हो गया है, बच्चे एक एक होते हैं, दो दो होते हैं बच्चे, पेरेंट्स के पास टाइम कम है, दादी नानी के साथ दूर रहते हैं। इस भावना से, चूँकि मेरी खुद अपनी एक बेटी है, इस भावना से हम लोगों ने उसकी शुरुआत की, और वो भी बहुत इनफॉर्मल था, कुछ प्लान नहीं था। और करते करते हमारे साथ मुझे लगता है कि करीब 200-300 बच्चे जुड़ गए, और उनको लगातार उनके लिए पढ़ाई और उनके व्यक्तित्व विकास का, अगर कह सकते हैं तो वो चीज़, कहानियों से पढ़ाई के प्रति रोचक बनाना पढ़ाई को, ये सारा काम होता रहा। बच्चे कहानियाँ बनाना सीखने लगे, बच्चे पेंटिंग सीखने लगे, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये रहा, ये मुझे लगता है कि जो मेरा और मेरे हस्बैंड का मानना है कि वह वी मस्ट पे बैक द सोसाइटी, हम सोसाइटी से ही सब कुछ लेते हैं। तो आपने लिया तो बहुत कुछ, आप दे कैसे सकते हैं, तो देंगे कैसे देंगे, ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में देंगे। क्या आपको पता है मिथिला पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है और इसकी शुरुआत किस स्टेट से हुई है? मेरा नाम काजल है और मैं बिस्मार्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वर्किंग हूँ। और मुझे मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में बहुत कुछ पता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स ज़्यादातर मैंने देखे हैं देवी देवताओं के, उसमें जो चित्र है ना वो बनाए जाते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरा नाम सेजल है, मैं नवयुग टीवी में एज अ रिपोर्टर वर्क करती हूँ। और हाँ, मुझे मधुबनी पेंटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर मुझे कुछ कुछ पता है कि ये मधुबनी पेंटिंग बेसिकली बिहार से ही आई हुई एक पेंटिंग है। मेरा नाम अभिनव कुमार है और मैं नवयुग टीवी में मुख्य रूप से एक रिपोर्टर की भूमिका अदा करता हूं। जहां तक सवाल रहा मिथिला पेंटिंग की, तो मैं मिथिला पेंटिंग को बखूबी जानता और बखूबी समझता हूं। मेरा नाम जानवी है, मैं DTU से मास्टर्स कर रही हूँ और मुझे मिथिला पेंटिंग्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर ये पता है इन्हें मधुबनी पेंटिंग कहते हैं और ये इनका ओरिजिन बिहार से है। My name is Sonal Gupta and I'm currently pursuing masters from HNGBU University. And Mithila paintings, I've seen one or two Mithila paintings, mostly of Krishna and Radha. And I guess Mithila paintings are from Bihar. मित्रा झा है और मैं मिथिला से हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मिथिला पेंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक पेंटर हूँ। मैं खुद मिथिला पेंटिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ पता है मिथिला पेंटिंग के बारे में। मैं प्रोफेसर इंदुधर झा। मिथिला या मधुबनी लोक चित्रकला अपने आरंभिक समय में भित्ति चित्र के रूप में मिथिला के गांव-गांव में प्रचलित हुआ। मूलतः यह मिथिला की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और लोकाचार की परंपरा से विकसित हुई।
धन्यवाद मैम अपना टाइम देने के लिए और इतना कुछ मिथिला पेंटिंग के बारे में बताने के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर रीज़न को रिप्रेजेंट करती है। सो लिसनर्स, बाकी के नए अपडेट्स के लिए सुनते रहे प्लगिंग अ पॉडकास्ट बाय गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को, और नए अपडेट्स के लिए फॉलो करें युवा जंक्शन को।